Welcome students. Today we will be discussing evaluation of portfolio performances using various measures. To begin with, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोर्टफोलियो इवैल्यूएशन या इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना ज़रूरी क्यों है। ऑब्वियसली तो इसका जो कोर क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो रिटर्न हमें मिल रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट पे, इधर वो एडुकेट है भी इन कंपैरिजन टू द रिस्क वी हैव टेकन, जो रिस्क हम उठा रहे हैं उस हिसाब से हमें रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। यहाँ पे ऑब्वियसली जब हम लोग रिटर्न्स को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके और फिर देख रहे होते हैं कि आपका जो रिटर्न है वो एडुकेट है भी या नहीं है। अब चाहे ये इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जो है वो कोई इंडिविजुअल ले या फिर कोई फर्म ले, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं आपकी वो ले। अगर मैं खुद अपने फंड्स को मैनेज कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आई हैव टू गो थ्रू मैनी थिंग्स। मुझे अपनी एम्प्लॉयमेंट भी देखनी है, जॉब भी देखनी है, मुझे सेविंग्स भी देखनी होंगी, इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है, कौन सी कंपनीज के प्रोफाइल्स को भी, जहाँ जिनके मुझे शेयर्स लेने हैं या जहाँ पे भी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, उन सब के जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं सबकी इवेल्यूएशन मुझे खुद करनी होगी कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है, अलॉन्ग विद माई जॉब्स एंड रूटीन लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबके साथ। तो होता क्या है, नॉर्मली जो लोग होते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं उनको हायर कर लेते हैं, अपने पैसा जो होता है वो उनको दे देते हैं ताकि वो आपके बिहाफ पे आपकी मनी को या आपकी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर सके और इन द एंड आपको रिटर्न दे देती है कि आपके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको इतना फायदा हो गया है। जब आप दूसरों को इन्वेस्टमेंट कंपनीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके जो होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेज कर रहे होते हैं आपके पोर्टफोलियो को कि कौन सी शेयर्स या कौन से स्टॉक्स आपने रखने, कौन से हटाने और किससे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, किससे अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा। जब आपके पास मल्टीपल मैनेजर्स होंगे तो ऑब्वियसली हर एक मैनेजर की जो होती है अपनी कुछ स्किल्स होते हैं, हर एक का जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। हो सकता है एक मैनेजर आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा हो और दूसरा मैनेजर उसके हिसाब से कम रिटर्न दे रहा होता है। तो ये जो कंपैरिजन है ना कि कौन सा पोर्टफोलियो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सा कम रिटर्न दे रहा है, इसको बेसिकली हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मैनेजर ए है वो आउट परफॉर्म कर जाता है मैनेजर बी को, तो होगा क्या कि जितने भी लोग होंगे, इंडिविजुअल्स जितने भी होंगे, वो क्या करेंगे, वो मैनेजर ए से जो है मूव करके मैनेजर बी की तरफ चले जाएंगे क्योंकि वो जो है वो उनको ज़्यादा अच्छा रिटर्न ऑफर कर रहा है। लाइकवाइज अगर फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम इंडेक्स फंड, कोई भी फंड है जिसके कंपैरिजन पे आप जो है इन दोनों मैनेजर्स को कंपेयर कर रहे हो कि वो इस फंड के ऊपर मिलने वाला जो रिटर्न है इसके रिटर्न के वो आउट परफॉर्म करते हैं या नहीं करते। अगर दोनों के दोनों इसको आउट परफॉर्म नहीं करते तो ऑब्वियसली आप दोनों में से किसी को भी सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपने अपना स्टैंडर्ड इस इंडेक्स फंड का जो रिटर्न होगा उसको बनाया हुआ होगा। इस कंपैरिजन के लिए कुछ चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जब भी आप पोर्टफोलियो को इवेल्युएट करते हैं या मैनेजर्स की परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करते हैं तो कुछ चीजें आपको जहन में रखनी होती हैं। पहली चीज आ जाती है रिस्क एंड रिटर्न। इसको हम बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करके भी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने दो मैनेजर्स की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करना है तो ऑब्वियसली या तो उनका जो रिस्क होगा उस सेम रिस्क के ऊपर उनके रिटर्न्स को मैच कर लें या सेम रिटर्न के ऊपर देखेंगे कौन सा मैनेजर आपको कम रिस्क पे सेम रिटर्न दे रहा है। दोनों कंपैरिजन पॉसिबल है ना यहाँ पे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप दोनों को वेरी करके मैनेजर्स की परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करें। हो सकता है एक मैनेजर जो है वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है लेकिन ज्यादा रिस्क के साथ दे रहा हो, दूसरा जो है वो कम रिटर्न दे रहा है लेकिन उसका रिस्क भी कम हो, तो वो उनका कंपैरिजन ऐसे डायरेक्टली नहीं हो सकता। किसी एक चीज को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी दूसरी चीज को जो है आप
अक्रॉस मैनेजर्स उसको कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है टाइम। टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैनेजर आपको 10% का रिटर्न देता है और दूसरा मैनेजर आपको 15% का रिटर्न देता है, और अगर आप टाइम को इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो आप ऑब्वियसली यू विल बी मूव टुवर्ड्स द वन गिविंग यू 15% रिटर्न। लेकिन जब आप टाइम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको हो सकता है पता चले कि जो 10% आपको रिटर्न दे रहा था वो 6 मंथ्स के लिए ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर दे रहा था, जबकि जो आपको 15% दे रहा था वो आपको 1 ईयर पे दे रहा था। तो ऑब्वियसली अगर 6 मंथ में वो 10% दे रहा है तो एक साल में पहला वाला जो आपका मैनेजर है वो आपको 20% रिटर्न देगा। तो यू हैव टू मेक द टाइम कांस्टेंट एज वेल, मतलब सेम टाइम पीरियड के ऊपर आप दोनों की परफॉर्मेंसेस को मेजर करेंगे। टाइम से रिलेटेड एक और कंसिडरेशन भी होती है, वो क्या है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कितने वक्त के लिए मैनेजर के हाथ में पैसा था, या कि जो इन्वेस्टमेंट का फंड्स थे वो कितने टाइम के लिए उसके पास थे। क्योंकि आप विड्रॉ भी कर सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट कंपनीज में से, या कहीं से आपके पास को जरूरत हो तो आप पैसे अपने जो फंड्स हैं उनको विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये पॉसिबल है कि साल के शुरू में 2 इंडिविजुअल्स थे, दोनों ने के अकाउंट में 1-1 लाख रुपए रखे हुए थे, लेकिन जो इनमें से एक इंडिविजुअल था उसने 1 महीने के बाद ही उसमें से 40,000 रुपए विड्रॉ करवा लिए, और उसके बाद नवंबर में, पूरा साल गुजर गया, नवंबर में जाके दोबारा वो 40,000 रुपए उस फंड के अंदर या उस इन्वेस्टमेंट कंपनी में वापस उस मैनेजर को दे दिए। जबकि जो दूसरा इंडिविजुअल था उसके पास पूरे साल के लिए 1 लाख रुपए अवेलेबल थे, तो उसके रिटर्न में और इस बंदे के रिटर्न में जिसने बीच के 10 महीने वो रिटर्न गायब कर, 40,000 रुपए कम थे, उसके बाद 60,000 उसने इन्वेस्ट किए बीच के 10 महीनों में, तो ऑब्वियसली इसके रिटर्न में और उसके रिटर्न में फर्क हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि विड्रॉइंग्स जो होंगी ना वो यहाँ पे नहीं है, और उसके बाद फिर हम टाइम के ऊपर उसको कंपेयर कर लेंगे। लास्टली इसके अंदर क्या होता है, जब आप कंपैरिजंस कर रहे होते हैं तो देयर कुड बी सम बेंचमार्क फॉर कंपैरिजन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न ले सकते हैं या फिर मार्केट का रिटर्न ले सकते हैं। मार्केट का रिटर्न क्या होता है, जो इंडेक्स के ऊपर, जो मार्केट इंडेक्स होती है ना, एक इंडेक्स बनाते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न आ रहे होते हैं, कुछ सिक्योरिटीज को जो उसकी मार्केट के अंदर अच्छी चल रही होती है उन सबको मिला के, जैसे 100 इंडेक्स है तो उसमें 100 स्टॉक्स का जो होता है रिटर्न्स का एवरेज लेके वो रखा जाता है। तो मार्केट एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो मार्केट रिटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, वो एवरेज। इधर आप मार्केट एवरेज ले लीजिए, ये मार्केट रिटर्न ले लीजिए, या फिर रिस्क फ्री रिटर्न ले लीजिए, या कोई भी ऐसा रिटर्न जिसके अगेंस्ट में आप अपने पोर्टफोलियो को या अपने एसेट के रिटर्न को कंपेयर करना चाहते हैं, तो वो आपका बेंचमार्क पोर्टफोलियो या बेंचमार्क रिटर्न कहलाएगा। फॉर्मली जो आपका बेंचमार्क पोर्टफोलियो होता है उसको आप एक्सप्रेस करते हैं एज एन अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो अगेंस्ट विच टू मेजर अ पोर्टफोलियोज परफॉर्मेंस। अल्टरनेटिव पोर्टफोलियो वो पोर्टफोलियो जिसके अगेंस्ट में आप अपने पोर्टफोलियो को मैच कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मैच कर रहे हैं कि उसके रिटर्न्स के हिसाब से आपका रिटर्न कम है, इसके मुकाबले में ज्यादा है या बराबर है। जब आप रिस्क एंड रिटर्न की कंपैरिजन कर रहे हैं या जब आप इवैल्यूएशन करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट की, अपने पोर्टफोलियो की, तो उसके अंदर रिस्क कंसिडरेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके पास 2 चीजें थी ना इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रिस्क और एक रिटर्न, जो अभी तक हम लोग जो है वो डिस्कस करते हुए आए हैं। तो ऑब्वियसली यू हैव टू इनकॉर्पोरेट रिस्क एज वेल एज द रिटर्न इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। एग्जाम्पल जैसे रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी प्रेफरेंस क्या होती है कि वो रिस्की एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर से वो एसेट्स कम हो जाएंगे। जो रिस्की एसेट्स होंगे, ज़्यादा अगर प्रोपोर्शन रिस्क अवर्सिव इंडिविजुअल्स का है तो रिस्की एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, आपके पोर्टफोलियो जो मैनेज हो रहे होंगे उसमें ज़्यादातर जो होंगे लेस रिस्की एसेट्स इनकॉर्पोरेट होंगे। तो रिस्क एंड रिटर्न दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। जब आप रिस्क की बात करते हैं तो रिस्क जो होता है वो इट कुड बी टोटल रिस्क और इट कुड बी नॉन डाइवर्सिफाइबल या सिस्टमैटिक रिस्क। अभी दोनों होते क्या है इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं।
जो आपका टोटल रिस्क होता है वो आपकी रिटर्न्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी सिंपली स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। आप जानते हैं कि रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह निकलती है। रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन होती है फाइनल प्राइसेस माइनस इनिशियल प्राइसेस डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइसेस इनटू 100। और यू कैन से दैट कि आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर आप डेली बेसिस पे अपना रिटर्न निकाल रहे हैं और आप डेली बेसिस पे अपने रिटर्न्स की डिस्ट्रीब्यूशन आप बना रहे हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो ओपनिंग प्राइस होती है और एक आपकी क्लोजिंग प्राइस होती है। तो आप अपनी क्लोजिंग प्राइस आपकी फाइनल प्राइस होगी और ओपनिंग प्राइस आपकी इनिशियल प्राइस होगी। तो आप फाइनल क्लोजिंग प्राइस में से आप माइनस कर देंगे अपनी ओपनिंग प्राइस और उसको डिवाइड कर देंगे ओपनिंग प्राइस से, तो आपकी उस दिन का रिटर्न आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपके पास जो आपके पास प्राइस थी, जो आपकी ओपनिंग लेट्स से कि आपकी जो ओपनिंग प्राइस थी, दिस इज ओ फॉर ओपनिंग, वो आपकी थी 100। इट कुड बी डॉलर्स, इट कुड बी रुपीज, इट कुड बी दिनार्स, एनीथिंग। और जो आपकी क्लोजिंग प्राइस थी, लेट्स से जो सी से हम इसको डोनेट करते हैं पीसी से, वो अगर आपके पास 105 लेट्स से 105 हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, तो आपके पास जो इस फाइनल प्राइस में से माइनस करेंगे आप अपनी ओपनिंग प्राइस को, तो आप और डिवाइड कर देंगे इसको इनिशियल प्राइसेस से या जो ओपनिंग प्राइस थी आपकी उससे, तो आपका जो रिटर्न निकलेगा, ये जो आपका रिटर्न निकलेगा इस पर्टिकुलर एसेट के लिए, वो आपका निकलेगा 105, जो आपके पास आपकी क्लोजिंग प्राइस थी। इसमें से आप माइनस कर देंगे अपनी ओपनिंग प्राइस को और इसको डिवाइड कर देंगे आप अपनी ओपनिंग प्राइस से। मैंने यहाँ सिंप्लिसिटी के लिए 100 ली हुई है, इट कुड बी एनी प्राइसेस। तो आपका जो रिटर्न निकल कर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 5%। 5 रुपए आपको पूरे दिन के अंदर इसके अंदर रिटर्न मिला ना इस डिवाइस के अंदर, इसको आप 100 पे ऑब्वियसली परसेंटेजेस में चेंज करेंगे तो आपके पास 5% का रिटर्न आएगा। तो आपका जो रिटर्न्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी, इस तरह की जो रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पूरी बनेगी, इसके अंदर जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगी वो आपका टोटल रिस्क को रिप्रेजेंट करती है। अब इस टोटल रिस्क के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका होता है नॉन डाइवर्सिफेबल या फिर जिसको हम सिस्टमैटिक मार्केट या जनरल रिस्क कहते हैं, और दूसरा इसका आता है डाइवर्सिफेबल। जब आप डाइवर्सिफाइबल रिस्क की बात कर रहे हैं तो वो आपका वो रिस्क होता है जिसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, मतलब उस रिस्क को ख़त्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। मिनिमम, ख़त्म से मतलब उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। जबकि जो आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है वो आपका ख़त्म नहीं किया जा सकता, यू कैन नॉट रिड्यूस इट या यू कैन नॉट मिनिमाइज दिस काइंड ऑफ रिस्क। ये दोनों होते हैं क्या, इनको अब इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉन सिस्टमैटिक या फिर डाइवर्सिफाइबल रिस्क। ये वो रिस्क होता है जो कि यूनिक होता है टू अ सिक्योरिटी या टू अ पर्टिकुलर फर्म। ये फर्म के से रिलेटेड कोई रिस्क होता है जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर फर्म के जो सिक्योरिटीज या उसके जो शेयर पे जो रिटर्न आ रहा होता है वो फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो अगर आप अपनी पर्टिकुलर सिक्योरिटी को रिप्लेस कर दें किसी और सिक्योरिटी से, किसी और फर्म की आपने शेयर खरीद लिया अगर, तो ऑब्वियसली आप इस वाले रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए इसे डाइवर्सिफाइबल रिस्क कहा जाता है।
अब इसके अंदर ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीज करें तो भी ये आपने इस रिस्क के साथ ये वाले एसेट्स और शेयर्स तो रखे हुए हैं, इनके साथ आपने किसी दूसरी फर्म्स के भी शेयर्स उठा लिए जिनकी परफॉर्मेंसेस इस शेयर के मुकाबले में ज्यादा है। तो अगर इसमें कोई पर्टिकुलर रिस्क होगा, कोई कमी बेशी आएगी आपके रिटर्न के अंदर, तो ओवरऑल आपके जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होगा ना, एक पोर्टफोलियो के अंदर फॉर एग्जाम्पल 2 एसेट्स है, एक का इस तरह का एसेट्स था जिसके अंदर ये वाला डाइवर्सिफाइबल रिस्क एग्जिस्ट करता था, आपने पहले 2 एसेट्स से अब आपने उसको बढ़ा के 4 एसेट्स कर लिए, दूसरी फर्म्स के भी 2 मजीद शेयर्स आपने उसके अंदर डाल दिए। अब क्या होगा कि जो आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न था इस वाले एसेट की वजह से जो कम होगा, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द रेस्ट ऑफ द 3 शेयर्स जिनके अंदर रिटर्न्स आपको मिलेंगे। तो इस रिस्क को आपने बेसिकली अपने पोर्टफोलियो के ऊपर से मिनिमाइज कर लिया कि जो रिटर्न था वो गिर जाता। ये हम अपनी एग्जाम्पल में भी देख कर आए थे क्लास के अंदर, जो हमने देखा था कि जब आप एसेट्स को या तो नेगेटिव कोरिलेशन वाले एसेट्स हमने इंक्लूड किए थे, उससे भी आपका रिस्क कंट्रोल हो गया था, और नंबर ऑफ एसेट्स को या नंबर ऑफ सिक्योरिटीज को भी बढ़ाने से आपका ये वाला रिस्क कंट्रोल किया जा सकता है। जो आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क है या जिसको आप सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं, वो रिस्क होता है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से या मार्केट से रिलेटेड, मार्केट के अंदर चेंजेस आएंगी। फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड था, कोविड के अंदर पूरी स्टॉक मार्केट जो थी आपकी वो स्लो हो गई थी, सारी सिक्योरिटीज की जो वैल्यूज थी वो फिर कम हो गई थी, और प्राइसेस के अगेंस्ट में तो आपका रिटर्न आ रहे थे, उन्हीं से रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ना आपकी। तो ऑब्वियसली जब सबकी प्राइसेस, सारी सिक्योरिटीज की प्राइसेस नीचे जाएंगी तो ये मार्केट का रिस्क है, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से, ना ही आप इसको इससे मतलब वे आउट, इससे कोई वे आउट नहीं निकलता आपका, आप इससे भाग नहीं सकते, यू हैव टू फेस इट एंड एडमिट इट। तो ऐसे तमाम रिस्क जो कि मार्केट से रिलेटेड हो, अब इसके अंदर इन्फ्लेशन भी आ सकता है, इसके अंदर जैसे मैंने पेंडेमिक की आपको एग्जांपल दी, इसके अंदर बहुत सारे बिजनेसेस आपके कोलैप्स हुए हैं, तो बिजनेसेस कोलैप्स होंगे और अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे आपके रजिस्टर्ड थे तो ऑब्वियसली आपके स्टॉक एक्सचेंज की जो रिटर्न्स होंगे, जो मार्केट रिटर्न्स होंगे, वो सब के सब गिरना शुरू हो जाएंगे। और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं इस पेंडेमिक में उन्होंने अपने आप के या तो अपनी प्रोडक्शन को कटल किया या उनको बंद करना पड़ा है। तो अभी तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए क्योंकि अभी रिसेंटली आपने इसको ऑब्जर्व किया है। अब इन दोनों के कंपैरिजन के लिए लेट्स सी कि ये आपका पास y एक्सिस के ऊपर आपके पास पोर्टफोलियो का रिस्क था और x एक्सिस के ऊपर आपने नंबर ऑफ स्टॉक्स रखे। ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपकी पोर्टफोलियो के रिस्क को शो कर रही है, और ये जो आपकी डॉटेड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपके मार्केट रिस्क को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वो रिस्क जो कि आपका डाइवर्सिफाइबल नहीं है, यानी यहां से यहां तक का रिस्क तो आपने उठाना ही उठाना है, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसके ऊपर वाला जो रिस्क है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको जो है आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं क्योंकि ये फर्म स्पेसिफिक रिस्क है, फर्म्स के शेयर से रिलेटेड रिस्क है। तो अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं इसमें बढ़ा देंगे अपने पोर्टफोलियो में, तो ये वाला रिस्क जो होगा वो आपका कम होता चला जाएगा, मिनिमाइज होता चला जाएगा। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये वाला रिस्क तो बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन मार्केट वाला रिस्क आपका कभी खत्म नहीं होता, वो आप डाइवर्सिफाई कर नहीं सकते क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। ये वाले आपके जो रिस्क होगा ये आपके कंट्रोल में होता है, इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ये जो आपका नॉन डाइवर्सिफाइबल मार्केट रिस्क है जिसको सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं। सिस्टमैटिक रिस्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है? नॉर्मली इसको बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप सिंपली करते क्या है सिस्टमैटिक रिस्क के लिए, जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क होता है इसके अंदर जो आपके पोर्टफोलियो की रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, आर पी आपकी अगर पोर्टफोलियो की रिटर्न की डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप इसको सिंपली रिग्रेस कर देते हैं ऑन मार्केट रिटर्न्स। मार्केट का कोई भी इंडेक्स अगर आपने लिया हुआ है, 500 इंडेक्स ले लें, 100 इंडेक्स ले लें, उस मार्केट के जो रिटर्न होंगे उसकी सीरीज के ऊपर, एक सीरीज ये है आपके पास
रिटर्न्स की जो कि आपके पोर्टफोलियो की है, और एक ये वो रिटर्न की सीरीज है जो मार्केट के पोर्टफोलियो की है। अब ये डेली बेसिस पे भी हो सकती है, क्वार्टरली पे भी हो सकती है, वीकली पे भी हो सकती है, वट एवर बी द फ्रीक्वेंसी। ये दो सीरीज होती है आपके पास। इन दोनों को आप जब रिग्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आती है, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट, स्लोप का कोफिशिएंट जो होता है, वो बेसिकली आपका सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। बीटा आपकी एवरेज रिस्पॉन्सिवनेस को शो कर रहा होता है कि मार्केट के अंदर अगर कोई, मार्केट के रिटर्न्स में अगर कोई चेंज आता है, उससे आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में क्या चेंज आ रहा है। तो वो रिस्पॉन्सिवनेस है बेसिकली आपकी। सिंपली जैसे आप कोई भी रिग्रेशन कोफिशिएंट को, आप स्लोप कोफिशिएंट को इंटरप्रेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपका बीटा यहाँ पे इंटरप्रेट होता है। जब आप दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो आपका सिस्टमैटिक रिस्क है वो क्या होता है, वो मार्केट से रिलेटेड रिस्क होता है, जबकि ये कंपनी से रिलेटेड रिस्क होता है। किसी स्पेसिफिक कंपनी, इंडस्ट्री या सिक्योरिटी से रिलेटेड रिस्क होगा। इसमें और इसमें ये सारी सिक्योरिटीज को अफेक्ट करता है, और ये कुछ पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर कंपनी की या उससे अटैच्ड, उसमें जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उन पर्टिकुलर रिटर्न्स को इफेक्ट करेगा, सिक्योरिटीज को इफेक्ट करता है, जबकि ये सारी मार्केट को इफेक्ट करता है। ये अनकंट्रोलेबल है बिकॉज ऑब्वियसली कोविड भी किसी के कंट्रोल में नहीं था, इन्फ्लेशन किसी को, कोई पर्टिकुलर बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इस तरह के जो भी इश्यूज आते हैं वो अनकंट्रोलेबल होते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क के अंदर आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को मेंटेन कर सकते थे। जरूरी नहीं कि आपके रिटर्न्स डिक्रीज हो जाए। यहाँ पे अगर आपका सारा का सारा जो रिस्क था वो सिस्टमेटिक ही रिस्क था, और इसके रिस्क को बढ़ने की वजह से आपका रिटर्न कम होगा ही होगा। इसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, और ये कंपनी के या फर्म के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होता है। सिस्टमेटिक रिस्क जो होता है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इट अफेक्ट लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, जबकि ये कुछ पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज को अफेक्ट करेगा। सिस्टमेटिक रिस्क कुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट रिस्क, मार्केट रिस्क, या परचेजिंग पावर रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क और एज वेल। जबकि जो आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है, दैट कुड बी बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क से बचने के लिए आप एसेट एलोकेशंस को चेंज करते हैं। अगर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है सिस्टमेटिक रिस्क से, तो एसेट एलोकेशन को चेंज करने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अभी तक मेरा जो पोर्टफोलियो था उसके अंदर शेयर्स थे, सिक्योरिटीज थी, फाइनेंशियल एसेट्स थे, तो हो सकता है कि मुझे पता है कि मार्केट आगे जो है वो गिरने वाली है, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटीज से या शेयर्स से शिफ्ट करके प्रीशियस मेटल्स में कर सकती हूँ, गोल्ड में या इस तरह के और मेटल्स के अंदर, डायमंड्स में, और या फिर रियल एस्टेट में जा सकती हूँ, लैंड में जा सकती हूँ। तो मैंने अपने एसेट की एलोकेशन को चेंज कर दिया यहाँ पे। जबकि अगर मुझे डाइवर्सिफाइबल रिस्क हो मेरे पास, या मेरे पास अनसिस्टमेटिक रिस्क हो, तो उसके अंदर मैं क्या कर सकती थी, मैं सिंपली अपने पोर्टफोलियो के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स को या इंक्रीज कर सकती हूँ या फिर रिप्लेस कर सकती हूँ। जिन एसेट्स के अंदर, जिन शेयर्स के अंदर जो है मुझे ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ेगा, उन एसेट्स को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ दूसरे एसेट्स से, दूसरी कंपनीज के शेयर्स से। This is just for you to read, to have a look or to have a idea of these types of risk. Non-systematic risk के अंदर, as I have already told you that we have business risk and financial risk. Business risk कोई भी ऐसा risk हो सकता है जो कि आपकी sales को affect करे, और sales affect होंगी या आपकी cost of production आपकी बढ़ जाएंगी, तो आपके returns obviously आपके कम हो जाएंगे। फाइनेंशियल रिस्क जो होते हैं वो आपके लिवरेज जो, या फिर आपके पास ये समझ लीजिए कि जो डेट टू इक्विटी रेशियो होता है ना, कि आपके पास कर्जे ज़्यादा हो जाए और जो इक्विटी है वो कम है, तो आपके पास ये वाला जो कंडीशंस आती है, इसके अंदर जब कर्जे माइनस करेंगे, अब जो भी आपके पास प्रॉफिट होता है, वो ऑलरेडी नो के प्रॉफिट में से आप
जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से सारे एक्सपेंसेस निकालते हैं आप सेल्स के अमाउंट्स में से, और उसके बाद जो है आपके पास डेट के अमाउंट्स और जितनी पेमेंट्स करनी होती है हमने सबको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से फिर जाके उसका भी एक पोर्शन जो होता है वो एज अ रिटर्न शेयर्स के ऊपर या डिविडेंड्स की सूरत में अपने शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो अगर ये डेट का पोर्शन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपके पास वो बचा हुआ जो रिटर्न का प्रॉफिट बचेगा, जो शेयर बचेगा जिनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होगा एज डिविडेंड, वो भी कम बचेगा और ये भी हो सकता है कि ख़त्म हो जाए। तो ये आपका रिस्क होता है, फाइनेंशियल रिस्क। Having a understanding of all these connections, now we are moving to risk adjusted return. जब आप रिटर्न और रिस्क की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, अब हम अपने जो रिटर्न्स को इवेल्युएट करेंगे वो हम रिस्क से एडजस्ट करने के बाद करेंगे। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक्चुअली फाइन ट्यून्स एन इन्वेस्टमेंट्स रिटर्न बाय इंक्रीजिंग और बाय मेजरिंग how much risk is involved in producing that return. जैसे जैसे आपने रिटर्न बताना है आपने उसको रिस्क से एडजस्ट करके बताना होता है कि इतने रिस्क के ऊपर इतना रिटर्न आपको मिल रहा है। दिस इज व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू कंपेयर the returns of portfolios with different risk levels against a benchmark which is with a known return and risk profile. जब आप रिस्क एंड रिटर्न्स की एनालिसिस कर रहे होते हैं तो इसके अंदर कुछ टर्म्स होती हैं विच यू शुड बी अवेयर ऑफ, जिसमें से पहली होती है रिस्क प्रीमियम। एज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास, रिस्क प्रीमियम क्या होता है? एडिशनल रिटर्न होता है जो कि इंडिविजुअल को इंड्यूस करे ताकि वो उस रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सके। वरना वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में उसको उतना ही रिटर्न मिलना होगा। अगर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे भी 10% है और रिस्की इन्वेस्टमेंट पे भी 10% है तो वाई इंडिविजुअल विड गो फॉर द रिस्की एसेट? वो जो है वो रिस्क फ्री एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो वो एडिशनल रिटर्न जो उनको इंड्यूस कर दे रिस्की इन्वेस्टमेंट के अंदर, इनके रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट से ऊपर कुछ ना कुछ, अगर वो 10% है तो इनको या तो 11% मिले, 12% मिले, तो एडिशनल जो 1 और 2% यहाँ पे एडिशनल मिल रहे हैं वो आपका रिस्क प्रीमियम को शो करता है। एडिशनल अमाउंट दैट विल इंड्यूस इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द रिस्की एसेट्स। जब आप इक्विटी के रिस्क प्रीमियम की बात करते हैं तो वो सिंपली क्या होता है कि वो जो रिटर्न के ऊपर जो स्टॉक के ऊपर जो रिटर्न होगा उसको डिफरेंस ले लेंगे आप रिस्क फ्री रेट से। जब आप रिस्क एडजस्टेड मेजर्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 3 मेजर नाम है जो रेशोज हैं जो कि आपने मोस्ट ऑफ द लिटरेचर के अंदर ऑब्जर्व किए। पहला आता है आपके पास शार्प रेशो, सेकेंड ट्रेनोर रेशो एंड थर्ड जेंसन्स अल्फा। ये 3 मेजर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं फॉर इवेल्युएशन प्रोसेसेस। लेकिन अदर देन दीज 3 देयर आर आल्सो आर स्क्वायर मेजर, सॉर्टिनो रेशो एंड इसको आप एम स्क्वायर मेजर के नाम से भी जाना जाता है। मॉडिग्लैनी रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंसेस मेजरमेंट्स हैं या मेजर्स हैं ये, इनको आप M2 मेजर्स के नाम से ज़्यादा कॉमन नज़र देखेंगे लिटरेचर के अंदर। Inshallah, we will be discussing these measures in our next video to have a comprehensive understanding of these measures and their differences. This is all for now. Thank you.